डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर के चैप्टर 12 का आगाज़ कर रहे हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है और चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में है। इलेक्ट्रो चार्ज को कहते हैं और स्टैटिक रेस्ट को कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस को डिस्कस करेंगे जब वो रेस्ट की हालत में होते हैं। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे कि रेस्ट में हम कहाँ पर चार्ज यूज़ करते हैं, तो उसका यूज़ अब चैप्टर में आगे आएगा। इसके बाद हम देखना ये चाहते हैं, चार्ज है एक दूसरे पर फोर्स लगा सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या चीज़ है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को होल्ड करती है, उन्हें इकट्ठा रखती है। इससे एटम्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। हमारी बॉडी भी एटम्स और मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो बॉडी है उसकी एग्जिस्टेंस भी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से होती है। मुझे एक टर्म यूज़ करनी है, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या चीज़ है? एक सिंगल पॉइंट पर जब चार्ज आएगा जिसका हम वॉल्यूम और उसका एरिया को इग्नोर करते हैं, सिर्फ चार्ज को कंसीडर कर रहे होते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं पॉइंट चार्ज। एन इलेक्ट्रिक चार्ज considered to exist at a single point, एक पॉइंट पर चार्ज हम लेंगे, and thus having neither area nor volume। ना तो हम इसका एरिया ले रहे होते हैं ना वॉल्यूम, उन चीज़ों को हम इग्नोर कर रहे होते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में स्मॉलेस्ट बॉडी पर जब चार्ज आएगा जो पॉइंट के तौर पर कंसीडर होगी, उसे हम कहते हैं पॉइंट चार्ज। दो तरह के चार्जेस हम ले रहे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव लाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर वो पॉजिटिव हैं फिर भी रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव हैं फिर भी रिपेल करेंगे। लेकिन अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ये कितनी फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, इसके बारे में हमें सबसे पहले कूलम्स ने बताया। कूलम्स एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था। उसने हमें बताया कि दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दोबारा, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन चार्जेस की मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन दोनों को हमने यहाँ पर इकट्ठा कर दिया, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। जब डायरेक्टली का साइन ख़त्म करेंगे एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर K कांस्टेंट है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होती है 9 10 की पावर 9। यूनिट अगर हम देखना चाहें कहाँ से आएगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, R मीटर, इधर जाकर मीटर स्क्वायर, कूलम इंटू कूलम ओवर कूलम स्क्वायर, ऊपर जाकर कूलम -2। तो इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। और ये K की वैल्यू कहाँ से आती है? K का फार्मूला हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे हम कहेंगे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये एक इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है, इसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू क्या होगी? 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12। यूनिट इसका क्या होगा? यहाँ पर K और एप्सिलॉन नॉट आपस में उल्ट चल रहे हैं।
इन्वर्सली हैं, इसलिए जो यूनिट एप्सिलॉन नॉट का होगा के उसका उल्ट चलेगा, इसलिए इसका यूनिट बन गया कूलम स्क्वायर n-1 m-2। और के की वैल्यू के अनुसार किन बातों पर होता है? के हमने कहा एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू के अनुसार नेचर ऑफ द मीडियम, दोनों चार्जेस के दरमियान कौन सा मीडियम है, जैसे जैसे दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम बदलेगा के की वैल्यू बदल जाएगी। और दूसरा के की वैल्यू के अनुसार किस बात पर होता है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर। सिस्टम ऑफ यूनिट से क्या मुराद कि अगर फोर्स की वैल्यू न्यूटन है, एसआई यूनिट में न्यूटन होती है, आर की वैल्यू एसआई यूनिट में मीटर है, चार्ज की एसआई यूनिट में वैल्यू कूलम होती है, तो फिर इसका ये यूनिट आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वरना अगर यूनिट बदलेंगे तो फिर के की वैल्यू यही नहीं रहेगी, फिर बदल जाएगी। अब हम ये देखना चाहते हैं, अगर दो डिफरेंट चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, कि Q1 Q2 पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा या Q2 Q1 पर ज़्यादा फोर्स लगाता है। इन दोनों के अंदर Q1 Q2 का प्रोडक्ट आता है, इसलिए यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ वायलेट होगा। जितनी फोर्स Q1 Q2 पर लगाता है, Q2 भी उतनी फोर्स Q1 पर लगाता है। अब इसे हम वेक्टर फॉर्म में देखना चाहते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ हमने पहले फार्मूला पढ़ा था, F = K Q1 Q2 by r²। जो ही मैं वेक्टर का साइन डालूंगा तो ये चीज़ मैग्नीट्यूड को शो कर रही थी, साथ डायरेक्शन भी आ जाएगी। डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर से शो करते थे। अब हमने ये देखना है कि F1 कितनी फोर्स लगा रहा है। Q1 जो फोर्स लगाएगा Q2 पर, उस फोर्स को हम जाहिर करने लगे F21 से। F21 कौन सी फोर्स है? जो Q1 Q2 पर लगाएगा। F21 पहले सिंपल हम F लिख देते हैं। F क्या फार्मूला होगा? K Q1 Q2 by r²। ऊपर वेक्टर का साइन डाल लेंगे तो यूनिट वेक्टर भी आ जाएगा। जो ही मैं इधर F21 लिखूंगा, इधर भी R21, क्योंकि हमने पढ़ा था किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर उसी डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। इसका काम डायरेक्शन को जाहिर करना है। तो मैंने बताया था F21 से क्या मुराद है? F21 से मुराद है फोर्स ऑन Q2। Q2 पर जो फोर्स अमल करती है कौन लगाएगा? Q1। तो इसलिए F21 Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा तो Q2 भी क्या करेगा? Q1 पर फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को हम जाहिर कर रहे हैं F12 से। F12 से मुराद है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। जो ही मैंने इधर F12 लिखा, यूनिट वेक्टर के साथ भी R12 लिख दिया। अब हमें पता है यूनिट वेक्टर कोई भी हो उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हैं। R21 और R12 दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है। इसलिए अगर मैं इसका नेगेटिव वेक्टर ले लूँ वो भी उसी तरफ बन जाएगा। तो क्या बन गया? R21 इसके इक्वल बन गया -R12। तो अब मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर सकता हूँ। इक्वेशन 1 ये थी हमारे पास। तो क्या बन गया? F21 K Q1 Q2 by r²। R21 की जगह हमने क्या लिख दिया? -R12। नेगेटिव को मैं शुरू में ले गया, बाकी बन गया K Q1 Q2 by r², R12 यूनिट वेक्टर। तो माइनस का माइनस आ गया नेगेटिव का। इसकी जगह हम लिख सकते थे F12। इससे ये रिजल्ट निकला, जितनी फोर्स Q1 Q2 पर लगाएगा उतनी फोर्स Q2 Q1 पर लगाएगा। दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी, सिर्फ फ़र्क क्या होगा? डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर यहाँ पर एक चार्ज 1 कूलम है, दूसरा 3 कूलम है, तो अगर ये कहा जाए कि 1 कूलम 3 कूलम पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा या 3 कूलम 1 कूलम पर, तो दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, सिर्फ डायरेक्शन में अपोजिट होंगी। लाइक चार्ज रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। इस वक्त हमने दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम जो लिया था वो वैक्यूम लिया था। वैक्यूम या एयर के लिए तकरीबन वैल्यू सेम है।
अब देखते हैं अगर मीडियम चेंज कर दिया जाए फिर क्या फ़र्क पड़ता है। तो इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम, हमने दोनों चार्जेस के दरमियान कोई इंसुलेटर डाल दिया। अब देखते हैं फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले दोनों चार्जेस के दरमियान जब वैक्यूम था फोर्स F थी, जो ही हमने कोई मीडियम डाला नई फोर्स को हमने F प्राइम से शो कर दिया। अब एप्सिलॉन आर को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्यों कहते हैं? हर डाइलेक्ट्रिक की, हर इंसुलेटर की एक अपनी वैल्यू होती है। वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है और एयर के लिए 1.0006 तकरीबन बराबर है। बाकी इंसुलेटर्स के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। जब ग्रेटर देन 1 होगी ओवर में वैल्यू बड़ी होती जाएगी, आंसर कम होता जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं ऐसे केसेस के अंदर F प्राइम की वैल्यू F प्राइम क्या हो जाएगा? लेस देन F हो जाएगा। तो दो चार्जेस के दरमियान डाइलेक्ट्रिक डालने से फोर्स कम हो जाती है। इसका रिलेशन हम ऐसे भी देख सकते हैं, F प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन आर के। फोर्स का फार्मूला था K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K की वैल्यू क्या थी? 1 ओवर 4 पे एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। F प्राइम किस वक्त फोर्स है? जब दोनों चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम होगा। अगर मैं वेक्टर का साइन डालूंगा साथ यूनिट वेक्टर भी डालूंगा। इसलिए एप्सिलॉन आर मैंने बता दिया क्या चीज़ थी? रिलेटिव परमिटिविटी। इसका दूसरा नाम था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर हम वाटर लें, डिस्टिल्ड वाटर, उसके लिए इसकी वैल्यू 78.5 होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो आप टेबल से देख सकते हैं। इस टॉपिक के अंदर मुख्तलिफ डेफिनेशंस या टॉपिक को मज़ीद देखने के लिए आप बुक कंसल्ट करें। अल्लाह हाफिज़।